नमस्कार दोस्तों, वनस्थली ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज शर्मा आज फिर से आपके बीच संवाद सेतु का जो पहला चैप्टर चल रहा है उसी को लेकर आया हूँ, जिसमें मैंने आपको कल बताया था कि प्रिंट माध्यम। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रिंट माध्यम की खूबियाँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा प्रिंट माध्यम एक खूबी। तो इसमें अगर वो प्रश्न पूछ लेता है कि प्रिंट माध्यम की अच्छाइयों के बारे में बताइए, प्रिंट माध्यम की खूबियों के बारे में बताइए, प्रिंट माध्यम की विशेषताओं के बारे में बताइए, तो हमें यही जवाब देना होगा। सबसे पहले अगर अपन इसकी अच्छाइयों की बात करते हैं तो नंबर 1, इसमें स्थायित्व होता है। क्या होता है? स्थायित्व। नंबर 2, इसे पढ़ने की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है, अर्थात इसे कहीं से भी पढ़ा जा सकता है। कोई बाध्यता नहीं है कि कहाँ से पढ़ेंगे, कैसे शुरुआत करें। अगर किसी को कोई भी प्रश्न अच्छा लग रहा है वो उसकी शुरुआत वहीं से कर सकता है। तो इसे पढ़ने की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। अब बात आती है तीसरे नंबर की। तो तीसरे नंबर में इसमें आता है कि यदि किसी कठिन शब्द का अर्थ हमारी समझ में नहीं आता है तो उसे शब्दकोश में भी खोजा जा सकता है या किसी अन्य व्यक्ति से भी पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद आता है नंबर 3। नंबर अगले में क्या होता है कि यह एक आम आदमी का माध्यम है। इसे गरीब भी पढ़ सकता है, अमीर भी पढ़ सकता है। तो इस प्रकार इसकी जो खूबियां होती हैं, अच्छाई होती हैं, ये होती हैं ये। अब बात करते हैं इसकी खामियों की। खामियों का मतलब कमियां। तो प्रिंट माध्यम की खामी, या कमी, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 1, यह अशिक्षितों के लिए किसी काम की नहीं होती। जो अनपढ़ व्यक्ति होता है वो इसे नहीं पढ़ सकता। नंबर 2, यह अन्य माध्यमों की तरह तुरंत घटी घटनाओं की जानकारी नहीं देता। प्रिंट माध्यम होता है जैसे टेलीविजन है, रेडियो है, उसमें तो तुरंत घटी घटनाओं की जानकारी दी जाती है। लेकिन प्रिंट माध्यम है, इसमें खबर एक दिन बाद आती है, छपती है, उसके बाद खबर आती है। तो इस प्रकार यह तुरंत घटी घटनाओं की जानकारी नहीं देता। नंबर अगला, इसका जो लेखक होता है वो निश्चित शब्द सीमा में लिखने को मजबूर होता है। बाध्यता होती है इसकी। अगर कोई भी खबर होगी तो उसकी शब्द सीमा दे रखी होती है, इस वजह से उसे कम शब्दों में ही लिखा जाता है। एक इसकी कमी होती है कि इसमें भाषा का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। अगर कोई खबर, जैसे कोई समाचार पत्र है वो हिंदी का है, तो अगर कोई व्यक्ति इंग्लिश की जानकारी रखता है, हिंदी को वह नहीं जानता है, तो वह हिंदी को नहीं पढ़ सकता, हिंदी के पत्रों को नहीं पढ़ सकता। इसलिए इसमें भाषा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो इस प्रकार आज मैंने आपको बताया कि प्रिंट माध्यम की जो खूबी होती हैं, खामियां होती हैं। अगर अपन थोड़ी सी बात करते हैं तो ये जो प्रिंट माध्यम है वह एक ऐसा माध्यम है जो गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, आम आदमी के लिए काम आ सकता है। तो अब इसके बाद जो पहला था वो आपको मैंने बताया था प्रिंट माध्यम। अब प्रिंट माध्यम के बाद दूसरा आता है साहब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में इसमें आ जाते हैं रेडियो और टेलीविजन। ये दोनों आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में। सबसे पहले मैं आपको रेडियो के बारे में समझाऊंगा। उसके बाद जो तीसरा माध्यम है वो है आपका इंटरनेट, जिसे अपन नव माध्यम कहते हैं या नवीन माध्यम कहा जाता है। तो आज आपको मैं फिर बता रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के बारे में।
इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में सबसे पहले रेडियो के बारे में बताया जाता है। तो रेडियो क्या है साहब? यह जनसंचार का श्रव्य माध्यम, यह जनसंचार का श्रव्य माध्यम है। इसमें सब कुछ शब्द, स्वर और ध्वनियों पर आधारित होता है। इसका श्रोता होता है वह ना तो इधर उधर जा सकता है, ना ही किसी कठिन शब्द का अर्थ शब्दकोश में खोज सकता है। क्यों नहीं खोज सकता? क्योंकि अगर उसने एक शब्द का अर्थ शब्दकोश में खोजना चाहा या किसी अन्य व्यक्ति से पूछना चाहा, तब तक जो दूसरी खबर होती है वो निकल जाती है। इसलिए इसका जो श्रोता होता है वो बाध्य होता है। अब बात आती है कि यह एक रेखीय माध्यम होता है। एक रेखीय माध्यम जिसे हम लीनियर भी कहते हैं। रेडियो एक रेखीय माध्यम है जिसे हम लीनियर कहते हैं। हालांकि टेलीविजन भी रेडियो की तरह ही एक रेखीय माध्यम होता है, लेकिन इसमें शब्द, स्वर और ध्वनियों के स्थान पर दृश्य और तस्वीरों पर जोर दिया जाता है। अब बात आती है साहब, ये जो रेडियो है, रेडियो समाचार की संरचना कैसी होती है? रेडियो समाचार की संरचना रेडियो समाचार की संरचना ये उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होती है। अब उल्टा पिरामिड शैली की परिभाषा क्या होती है? उल्टा पिरामिड शैली है क्या चीज? परिभाषा उल्टा पिरामिड शैली की, उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं? प्रश्न आता है, ये कई बार आ चुका है। तो उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों को सबसे पहले लिखा जाता है। समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों को सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में अन्य सूचनाओं को लिखा जाता है। उसे उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों को सबसे पहले लिखा जाता है। उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में अन्य सूचनाओं को लिखा जाता है। उसे उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। अब बात आती है उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के भाग। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के कितने भाग होते हैं?
तो उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के 3 भाग होते हैं। अब यहां से बात आती है काय की कि जो आपके पहले चैप्टर में है, पहले चैप्टर में समाचार लेखन है, तो इसे बड़े ध्यान से देखते चलिएगा। तो उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के भाग, उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 जिसे हम कहते हैं इंट्रो, नंबर 2 बॉडी, नंबर 3 समापन। इंट्रो किसे कहते हैं? इंट्रो को और क्या कहा जाता है कि इंट्रो को लीड या मुखड़ा भी कहा जाता है। इसे लीड या मुखड़ा भी कहा जाता है। इसमें समाचार लेखन के प्रथम 6 जो 4 ककार होते हैं, कुल 6 ककार होते हैं, उनमें से जो प्रथम 4 ककार होते हैं उनका जवाब इंट्रो में दिया जाता है। इसे अधिक से अधिक 12 या 13 शब्दों में लिखा जाता है। उसके बाद आती है बॉडी। इसमें खबर को विस्तार से बताया जाता है। इसमें समाचार लेखन के अंतिम 2 ककारों का जवाब दिया जाता है। अब बात आती है समापन की। अब समापन की बात आती है तो उल्टा पिरामिड शैली में समापन जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर होती भी है तो उसकी अंतिम पंक्तियों को काटकर बॉडी में सम्मिलित कर दिया जाता है। अब जैसे अगर हम उल्टा पिरामिड शैली में समाचार लेखन के जो भाग होते हैं, इनके ये जो 3 भाग हैं वो बिल्कुल मानव शरीर पर आधारित होते हैं। मानव शरीर पर आधारित कैसे होते हैं कि जैसे मनुष्य के, वैसे अगर महत्वपूर्ण भाग कहे जाए मनुष्य के शरीर के, तो 2 होते हैं, एक सिर एक धड़। तो जैसे कि अगर हम धड़ की बात करते हैं, सिर की बात करते हैं, तो सिर में क्या होता है कि जैसे आंख, नाक, कान और जीभ, ये 4 इंद्री होती हैं। ऐसे ही इस इंट्रो में समाचार लेखन के 4 ककार होते हैं। वो होते हैं कि क्या, कहां, कब, कौन। ये इंट्रो में आते हैं। इनका जवाब इंट्रो में दिया जाता है। अब बॉडी की बात आती है तो बॉडी में जवाब दिया जाता है अंतिम 2 ककारों का। वो होते हैं क्यों और कैसे। जैसे अगर बॉडी की बात करते हैं तो सिर का जो निचला, गर्दन से निचला जो हिस्सा होता है, इसमें सारी चीजें भरी होती हैं। अब बिल्कुल ऐसे ही इस बॉडी में भी ये जो क्यों और कैसे जो ककार हैं, इन दोनों का जवाब विस्तार पूर्वक दिया जाता है। अब जो अंतिम तीसरा हिस्सा है वो है समापन। तो शरीर की बात करते हैं, मानव शरीर की, तो कमर के जो निचला हिस्सा होता है इसमें पैर आ जाते हैं, लेकिन इसे धड़ में ही शामिल कर लिया जाता है। इस प्रकार ये जो समाचार लेखन के भाग हैं उल्टा पिरामिड शैली में, वो 3 भाग होते हैं, इंट्रो, बॉडी और समापन। अब बात आती है समाचार लेखन के ककार की। समाचार लेखन के ककार, समाचार लेखन के कुल 6 ककार होते हैं। नंबर 1 क्या, नंबर 2 कहां, नंबर 3 कब, नंबर 4 कौन, नंबर 5 क्यों और नंबर 6 कैसे। ये 6 ककार होते हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो उल्टा पिरामिड शैली की जो परिभाषा होती है वो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।
कई बार पेपर में आ चुका है। और ये जो समाचार लेखन के भाग हैं, ये अब इसकी बात एक चीज और आती है, समाचार लेखन के जो ककार हैं, समाचार लेखन में ककार हैं वो तो कुल 6 होते हैं, लेकिन एक चीज और होती है कि समाचार लेखन में ककारों का क्या योगदान होता है। कि अगर योगदान की बात करते हैं तो इनके बिना कोई भी समाचार लेखन पूर्ण नहीं माना जाता। जब तक ककारों का प्रयोग नहीं होगा तब तक हम किसी भी लेख को पूरा नहीं कर सकते। इस प्रकार कहा जा सकता है कि समाचार लेखन में ककारों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो दोस्तों, आज वनस्थली शिक्षा निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय के द्वारा जो आपके लिए घर बैठे शिक्षा की जो मुहिम चलाई जा रही है, इसका आप भरपूर फायदा उठाइए और अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। हम यही कामना करते हैं कि शीघ्र इस महामारी से छुटकारा मिलेगा। और मैं आपको एक बार फिर आगाह करना चाहता हूं कि आप घर पर रह करके अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त करें। वनस्थली परिवार है वो हमेशा आपके साथ है। धन्यवाद।